हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आपके प्रिपरेशन को टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ में ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इन्हांस करेंगे एंड आपको कुछ नए फैक्ट्स भी पता चलेंगे। सीरीज का सही तरीके से फायदा उठाने के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट रीप करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट अप्रोच फॉलो करना है। क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, किन कीवर्ड्स पे फोकस करें, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। इसी के साथ साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वाई यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग, वेदर इट इज ड्यू टू दी लैक ऑफ नॉलेज, तो आप कंटेंट को रिविजिट करें, रिवाइज करें, या हो सकता है वो आपके लैक ऑफ फोकस की वजह से है, प्रेशर सिचुएशन, एंग्जाइटी में आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप डूज और डोंट्स की लिस्ट बना लेंगे तो ये आपके एक्यूरेसी लेवल को धीरे धीरे इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ में आपको प्रीलिम्स को क्रैक करने में भी। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड फॉलो अस फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो बता दीजिएगा, आई विल श्योरली ब्रिंग क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बाकी वीडियो के एंड में अपना स्कोर बता देना, आउट ऑफ 5 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। द ब्रिटिश गवर्नमेंट could try the individuals in special courts without juries. Khilafat committee was formed to oppose the act. The protests against the Rowlatt Act culminated in the Jallianwala Bagh massacre. How many of the statement or the statements given above is or are correct? Only 1, only 2, only 3 or none of the above. वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसका द एंड होता है। अगर हम इंडिया में सिचुएशन की बात करें तो आप देखेंगे एक नेशनलिस्ट अपसर्ज, लोगों में ब्रिटिशर्स के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा था। और ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द वॉर टाइम रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेनिश फ्लू जैसे डिजीजेस, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे पोस्ट वॉर एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन, क्लोजिंग डाउन ऑफ द इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सिचुएशन काफी खराब थी। और ये जो नेशनलिस्ट अपसर्ज है इसके साथ साथ में आप देखोगे कि एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर इस नेशनलिस्ट अपसर्ज को कर्व करना है, एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स को कर्व करना है, सेडिशियस एक्टिविटीज को कर्व करना है, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसी के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देने के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने सिडनी रॉलेट कमेटी, या जिसको हम सेडिशन कमेटी के नाम से जानते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया। आप यहां पे देखेंगे इस कमेटी का मेन पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड करना कि किस तरीके से पोस्ट वॉर सेडिशियस एक्टिविटी को कर्व किया जा सकता है। सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे आप देखोगे कि रॉलेट एक्ट जो है इसको पास किया गया इन मार्च 1919, या जिसको हम रिवोल्यूशनरी एंड एनार्किकल क्राइम्स एक्ट या सेडिशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा, काला कानून। ऐसा क्यों? आप देखेंगे जगह जगह पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स हमको देखने को मिली। इनफैक्ट 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने होम रूल लीग के जो वॉलंटियर्स हैं, स्वराज सभा, उनकी मदद से रॉलेट सत्याग्रह जो है उससे भी लॉन्च किया बॉम्बे के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली ये रॉलेट एक्ट जो है इट वाज डिजाइन टू कर्ब द बेसिक सिविक लिबर्टीज ऑफ द पीपल। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं? आप यहां पे देखेंगे कि इसके अंदर कुछ इस तरीके के प्रावधान जो हैं, इस तरीके के प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे विच वर कर्बिंग द इवन बेसिक फ्रीडम ऑफ पीपल। अगर सरकार को शक होता था, है ना, या कोई पाया जाता था जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो यहां पे गवर्नमेंट जो है वो नॉर्मल कोर्ट की जगह पे स्पेशल कोर्ट्स के अंदर उनके ट्रायल को कंडक्ट करवा सकती थी। इन कैमरा ट्रायल होगा। यहाँ पे उन चीजों को भी एविडेंस माना जा सकता था जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आते थे। कोई अपील नहीं थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे विदाउट वारंट सर्च किया जा सकता था।
किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था और उन्हें जेल में रखा जा सकता था फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 years विदाउट ट्रायल. It was against the basic fundamentals of the habeas corpus. आप यहां पे देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है. आप यहां पे देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक शुरू हुए, हम यहां पे देख रहे हैं कि रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया. पंजाब के अंदर सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल थी क्योंकि यहां पे वॉर के टाइम पे फोर्सिबल रिक्रूटमेंट हुआ था और पोस्ट वॉर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे. ऐसे में आप देखेंगे कि जब रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स सत्यपाल एंड जो सैफुद्दीन किचलू हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. नाउ ऑन द डे ऑफ बैसाखी 13th April 1919 the people were protesting against the illegal arrest of their leaders in the Jallianwala Bagh of पंजाब. और आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि माइकल ओ डायर जो है वो उस टाइम पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. उनके डायरेक्शंस पे जनरल डायर, जिसको हम रेजिनाल्ड डायर के नाम से जानते हैं, ही रीच्ड द जलियांवाला बाग and he ordered his troops to fire on the unarmed people. He closed the single exit from that particular garden. Thousands of people were killed and injured. So yes, the protests against the Rowlatt Act culminated in the Jallianwala Bagh massacre. In fact, after the Jallianwala Bagh massacre and the volatile situation, when the martial law was imposed in Punjab, Gandhi withdrew the Rowlatt Satyagraha on 18th April 1919. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो आपके करेक्ट हैं, लेकिन आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. आपको ध्यान रखना है कि खिलाफत कमेटी जो है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द इशू ऑफ खिलाफत, और जो खिलाफत एजिटेशन है ये बेसिकली डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं था. इट वाज रिलेटेड टू द टर्की एंड द पावर्स एंड प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की. टर्की का जो सुल्तान है उसको दुनिया भर के जो मुस्लिम्स है वो अपना खलीफा, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर मानते थे. बट बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर टर्की वॉज ऑन द लूजिंग साइड एंड टर्की वॉज डिसमेंबर्ड, तो आप यहां पे देखेंगे कि मुस्लिम्स वर्ल्ड ओवर वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. साथ ही साथ में टर्की का जो खलीफा है पूरे चांसेस थे दैट ही विल लूज कंट्रोल ओवर द spiritual places of Muslim and also he will lose his political power. So, world over the Muslims were protesting for protecting the position and power of the Turkish Sultan who was regarded as Khalifa, the political and spiritual leader of Muslims by the Muslims world over. तो इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे खिलाफत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ऑन द खिलाफत इशू. हमारे मुस्लिम्स चाह रहे थे कि जो तुर्की सुल्तान है, जो टर्किश सुल्तान है, वो आफ्टर डिसमेंबरमेंट भी सफिशिएंट टेरिटरीज को कंट्रोल करे और मुस्लिम्स रिलीजियस प्लेसेस पे, सेक्रेड प्लेसेस पे उसका कंट्रोल एज इट इज रहे जैसा वॉर से पहले था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले. सेकेंड आपका गलत है. हाउ मेनी इज और आर करेक्ट? ओनली 2. आपका आंसर हुआ बी. बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा तो आप वहां भी देख सकते हैं. यस, वी विल मूव टू अदर क्वेश्चंस, बट उससे पहले आपको यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में बता देते हैं. तो स्लीपी क्लासेस का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स काफी रिनाउंड है, टॉपर सजेस्ट करते हैं, और आप देखेंगे कि 17 नवंबर से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है विद इकोनॉमी क्लासेस. आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं. आपको यहाँ पे लाइव कवरेज मिलेगा कंटेंट का, काफी स्पेसिफिकली आपको टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए. आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का कवरेज, मेंटोरशिप सेशंस बाय फैकल्टी एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, 7 फुल लेंथ टेस्ट एंड स्पेशल क्लासेस ऑन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट एंड मैथ्स भी मिलेगी एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ₹8,000. डिस्काउंट्स के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पे लिख के हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवेज इन द कॉलोनियल इंडिया बाय द ब्रिटिश कंपनीज इज और आर ट्रू? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कई बार आप देखेंगे कि यूपीएससी ने सीएपीएस, सीडीएस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा हुआ है. ठीक है,
The companies were guaranteed a return of 5% on their investment by the government of India. The railways would be jointly managed with the government. The private financial investors for railways would get lent free from the British government in India. Select the correct answers using the code given below 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2 and 3. तो आपको बताना है कि with respect to the construction of railways in colonial India during the initial stage, how many of the statements is or are true? The companies were guaranteed a return of 5% on their investment by the government of India. The railways were to be jointly managed with the government. The private financial investors for railways would get lent free from the British government in India. चलिए ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया में रेलवेज के इंट्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में हमें 1830s में डिस्कशन देखने को मिलता है. हम देखते हैं कि 1830s 1853 तक इंडस्ट्रियल रेलवेज जो हैं वो डेवलप हुआ. 1853 में आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट टाइम आपकी जो पैसेंजर रेलवेज हैं उसमें हमें एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला. व्हेन द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ran between Mumbai to थाने. अब आप देखेंगे इसके बाद में अ रैपिड एक्सपांशन ऑफ द रेलवेज. अगर हम इनिशियल पीरियड की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि इंडिया में रेलवेज का जो एक्सपांशन है उसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला. ऐसा क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को लग रहा था कि अगर रेलवेज डेवलप होंगी तो रूरल हिंटरलैंड से भी, जो हितरटू अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, वहां से भी हम रॉ मटेरियल्स जो है उसे कलेक्ट कर पाएंगे और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एज अ फ्यूल सप्लाई कर पाएंगे. और ब्रिटेन में बना हुआ माल जो है उसके लिए नए मार्केट्स जो है उनको खोज पाएंगे. सो न्यू मार्केट्स विल बी ओपनड अप एंड ऑल्सो मोर एवेन्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स विल बी देयर. ठीक है, इसके अलावा क्या? इसके अलावा इन्वेस्टर्स जो है वो भी सोच रहे थे कि उनके पास में जो सरप्लस कैपिटल है उसको वो कहां पार्क करें, कहां इन्वेस्ट करें. तो मैन्युफैक्चरर्स और इन्वेस्टर्स जो है ब्रिटेन के, उन्होंने इंडिया के अंदर जो रेलवेज का डेवलपमेंट है, एक्सपांशन है, कंस्ट्रक्शन है, उसे काफी सपोर्ट किया. और बदले में आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं वो फॉर्म की जा रही थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे. इन कैपिटलिस्ट को फर्दर एंकरेज करने के लिए टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ ब्रिटेन रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम आपको गारंटेड 5% रिटर्न देंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि इनिशियली जो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन है उसका जो मैनेजमेंट है इट वॉज इन दी हैंड्स ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज, द प्राइवेट कंपनीज. और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा 1853 से लेकर के 1869 तक. लेकिन आप देखेंगे क्योंकि यहां पे उनको एक गारंटेड रिटर्न मिल रहा था ऑफ 5%, चाहे वो प्रॉफिट करें चाहे लॉस करें, तो यहां पे रेलवेज का जो एक्सपांशन है वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी कंपैरिजन में काफी स्लो था और साथ ही साथ में आप देखोगे काफी कॉस्टली भी था. तो कहा गया कि अब रेलवेज को डेवलप किया जाएगा एज स्टेट एंटरप्राइज, और ये सिलसिला चला 1869 से लेकर के आपके 1880s तक. उसके बाद में गवर्नमेंट को लगा कि अभी भी रेलवेज का जो एक्सपांशन है वो काफी स्लो है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट और जो प्राइवेट एंटिटीज हैं दोनों ने मिल करके रेलवेज को डेवलप करने की ठानी. तो यहां पे अगर हम देखें तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें इन दी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया. अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे ये बिल्कुल सही है. जो आपके प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं फॉर रेलवेज उनको प्रॉमिस किया गया था कि दे विल गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो लैंड एक्विजिशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करके फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को देगी. तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दिस मेक्स आवर आंसर एज 1 and 3, दैट इज ए. आपको पता होगा डेलहाउसी को फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया कहते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. दामीन ए कोहो
is primarily associated with which of the following tribes in India? The Naga, the Paharias, the Mundas or the Santhal tribes? दामीन ए कोह का जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ते हैं जब आप संथाल रिबेलियन के बारे में पढ़ते हैं of 1855-1856 which was led by Siddho and Kano Maji of the Santhal tribe. आप यहां पे क्या देखेंगे कि अगर हम यहां पे देखें 18th सेंचुरी के अंदर तो आपकी जो झारखंड के अंदर राजमहल हिल्स है इस एरिया में ओरिजिनली पहाड़िया ट्राइब्स जो हैं वो रहते थे और ये यहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट जो है वो किया जाए क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स को एक गारंटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलेगा और साथ ही साथ में इन ट्राइब्स को कंट्रोल में रखना भी उनके लिए आसान होगा। बट द पहाड़ियास रिसेंटेड अगेंस्ट दिस एंड सो द पहाड़ियास वर फोर्स्ड टू गो डीप इनटू द फॉरेस्ट एरियाज एंड नाउ आपकी जो राजमहल हिल्स का ये जो एरिया है यहां पे आपके बंगाल बिहार से जो संथाल ट्राइब्स हैं उनको सेटल किया गया और इस एरिया को ब्रिटिशर्स ने दामीन ए कोह का नाम दिया। बट वेरी सून द संथाल ट्राइब्समैन हु वर प्रैक्टिसिंग सेटल्ड एग्रीकल्चर व्हाट द ब्रिटिश वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम दे रियलाइज दैट द ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग देम। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड देयर एजेंट्स, द कॉन्ट्रैक्टर्स, दी आउटसाइडर्स। और आप यहां देखेंगे कि हमें 1855-56 का संथाल रिबेलियन देखने को मिलता है। तो दामीन ए कोह जो है वो आपके संथाल ट्राइब्समैन से जुड़ा हुआ है। दामीन ए कोह मीन्स स्कर्ट ऑफ द हिल्स एंड इट रेफर्स टू अ फॉरेस्टेड एरिया इन द राजमहल हिल्स ऑफ द झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Swadeshi movement led to a split in the Indian National Congress, creating the moderates and the extremists. The Surat split was mainly due to the extremists' distrust in the moderates' ability to negotiate with the British. Which of the statements given above is or are correct पूछा है। One only, two only, both one and two, or neither one nor two. लॉर्ड कर्जन अपने रिएक्शनरी पॉलिसीज के लिए फेमस हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आगे ले जाते हुए उन्होंने आप देखेंगे कि जुलाई 1905 के अंदर ये पब्लिक कर दिया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा एंड बंगाल को यहां पे पार्टीशन किया जा रहा था लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बेसिस पे टू डिवाइड द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू वीकन द नर्व सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट विच वाज द बंगाल। आप यहां पे देखेंगे कि जुलाई 1905 में जैसे ही ये पब्लिक किया गया कि ऑफिशियली 16 अक्टूबर 1905 को द पार्टीशन ऑफ द बंगाल विल कम इनटू इफेक्ट। इस आप देखेंगे कि अगस्त टाउन हॉल मीटिंग होती है और यहां पर डिसाइड किया जाता है कि हम इसके अगेंस्ट स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है उसे शुरू करेंगे। और हम देखते हैं 7 अगस्त 1905 को एंटी पार्टीशन मूवमेंट या एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट का एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है इसकी शुरुआत होती है जिसे हम स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कि ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर जब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे दो फैक्शंस बन चुके थे। एक थे आपके मॉडरेट्स और दूसरे थे आपके एक्सट्रीमिस्ट्स। और आप देखेंगे कि जो मॉडरेट्स हैं ये किसी भी तरीके का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे। दे वर वेरी कॉशियस इन देयर अप्रोच। इनका था कि हमें ग्रेजुअल रिफॉर्म्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो करते हुए। वहीं पे अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका कहना था कि हमें यहाँ पे रेडिकल रिफॉर्म्स चाहिए और इसके लिए अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को, पैसिव रेजिस्टेंस को, बॉयकॉट को भी हमें यूज करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ या स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस जो हैं इनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो और बढ़ते चले गए। और ये हमें क्लियरली नजर आया आपके बनारस सेशन के अंदर ऑफ कांग्रेस
है ना, कांग्रेस का जो बनारस सेशन हुआ 1905 में, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड कर रहे थे, और साथ ही साथ में कैलकाटा सेशन ऑफ 1906 जिसको दादा भाई नारोजी प्रिसाइड कर रहे थे। आप देखते हैं कि कलकत्ता सेशन के अंदर कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ऑब्जेक्टिव को डिक्लेयर कर दिया स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट यस स्वराज। और ये एक्सट्रीमिस्ट की जीत थी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। एंड नाउ दे हैड डेवलप्ड अ डिस्ट्रस्ट इन द एबिलिटी ऑफ द मॉडरेट्स। उनको लगा था कि मॉडरेट्स के करने से कुछ नहीं होता। 1903 से मॉडरेट्स जो हैं वो बंगाल के पार्टीशन को अपोज कर रहे थे, बट हुआ क्या, अल्टीमेटली द पार्टीशन वाज अनाउंस्ड एंड इट केम इनटू इफेक्ट। इन दोनों के बीच में, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो बढ़ते चले गए, और हम देखते हैं कि सूरत के अंदर लीडरशिप एंड आइडियोलॉजी के चलते दी कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, जिसको हम फेमसली सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर से लिए गए हैं। तो आंसर है सी। बाकी डिटेल में आप यहां पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की रिकमेंडेशन मेड बाय द बटलर कमिटी? Princely states should have direct representation in the British Parliament. The relationship between the British Crown and the princely states should be managed by the Viceroy. The princely states should be incorporated into the British Indian administration. Paramountcy should be transferred to the Indian government after independence. क्या लगता है आपको? So यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। लेट्स डिस्कस दिस। बटलर कमेटी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बटलर कमेटी को इंडियन स्टेट्स कमेटी के नाम से भी जाना जाता है एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927। बटलर कमेटी का मेन पर्पस क्या था? बटलर कमेटी का मेन पर्पस था टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। और इसकी जो रिपोर्ट है ये 1929 में पब्लिश की गई। इसकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी? इसकी मेजर रिकमेंडेशंस थी कि प्रिंसली स्टेट्स और जो क्राउन है, प्रिंसली स्टेट्स और जो ब्रिटिश क्राउन है, उनके बीच में जितना भी डीलिंग है वो वाइसरॉय के वाया हो। सेकेंडली, जो ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी है ओवर द ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स, इट शुड रेन सुप्रीम। ठीक है, तो यहां पे वापस से एक बार इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि बटलर कमेटी को इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहते हैं। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927। 1929 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई और पब्लिक हुई। मेजर रिकमेंडेशंस में क्या कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में अगर आपको रिलेशंस को इंप्रूव करना है तो ब्रिटिश क्राउन और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में वाइसरॉय जो है वो मेडिएटर का काम करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी है, सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, इट शुड कंटिन्यू। इसी के साथ साथ क्या कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका कंट्रोल किसी भी और गवर्नमेंट को तब तक ट्रांसफर न किया जाए जब तक कि प्रिंसली स्टेट्स के लिए कंसेंट नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज द कमिटी सिंपैथाइज्ड विद द फियर ऑफ द नेटिव प्रिंसेस दैट देयर स्टेट माइट पास विदाउट देयर कंसेंट अंडर अ न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू एन इंडियन लेजिस्लेचर। उनको लग रहा था कल को कांग्रेस सरकार बनाएगी और हमारा कंट्रोल जो है वो भी कांग्रेस को दे दिया जाएगा, जो अल्टीमेटली एक इंडियन लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड in this way the princely states will lose their autonomy, and the Butler committee sympathized with this fear of the Indian princely states। तो उन्होंने कहा कि जब तक प्रिंसली स्टेट्स नहीं चाहते तब तक आप उनका कंट्रोल जो है वो किसी और को नहीं दीजिएगा। आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 में भी प्रिंसली स्टेट्स का कंट्रोल ना पाकिस्तान को दिया गया था ना ही इंडिया को दिया गया था। ठीक है, सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। बाकी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के बारे में आपको बता दिया है। 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। हरी अप, अगर आपको एनरोल करना है, काफी रिनाउंड है,
टॉपर सजेस्ट करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीलिम्स में आते हैं, स्पेसिफिक होता है, कंटेंट रिच्ड होता है, और अगर आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रहा है तो उसको फर्दर बूस्ट करता है। काफी नॉमिनल प्राइस पे है। डिस्काउंट्स के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड यस, गुड नाइट, टेक केयर।